नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी करंट अफेयर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे ये चैनल आपको जल्दी से जल्दी आपको आईएएस के संबंधित करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करना शुरू करेगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और साथ में आईएएस मोटिवेशन के कुछ वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, जिससे मैं इस चैनल की अच्छे से शुरुआत कर सकूं, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। गुजरात में देश की पहली जल विमान सेवा का उद्घाटन। पीएम ने शनिवार को गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के नज़दीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली जल विमान सेवा का उद्घाटन किया। इस विमान में सवार होकर वे केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट स्थित एयरोड्रम पहुंचे। करीब 200 किलोमीटर की यात्रा में विमान को 40 मिनट का वक्त लगा। स्पाइस जेट द्वारा संचालित इस सेवा का एक तरफा किराया 1,500 रुपये, पहले ये 4,800 रुपये रखा गया था। अन्य एयर टिकटों की तरह इसका किराया भी घटता बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट, मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा द्वारा किए गए मुफ्त कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले के सवाल का जवाब देते हुए आयोग ने कहा कि उसे इस मामले में आचार संहिता के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं मिला। गोखले ने दावा किया था कि भाजपा का ये वादा भेदभावपूर्ण और इससे चुनाव में केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग किया है। सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने चुनाव घोषणा पत्र को लेकर आचार संहिता के कई दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा, नागरिकों के लिए कल्याणकारी उपायों की रूपरेखा तैयार करने के लिए नीति के निर्देश राज्य में निहित है। इसलिए घोषणा पत्र में इस तरह के वादे पर आपत्ति नहीं की जा सकती। इसके अलावा पार्टी को जनादेश सिर्फ उन्हीं वादों पर मांगना चाहिए जिन्हें पूरा करना संभव है। आयोग ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि चुनाव घोषणा पत्र किसी दल या प्रत्याशी द्वारा खास चुनाव के लिए ही जारी किया जाता है। इससे पहले गोखले ने ट्वीट किया, यह आश्चर्यजनक है कि चुनाव आयोग ने इस बात को नज़रअंदाज किया कि केंद्र ने मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान एक राज्य विशेष के लिए ही किया। यह कदम तब उठाया गया जब चुनावी माहौल खराब हो रहा था। इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए राज्य के लोगों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने का वादा किया था। विपक्षी दलों ने इस वादे के लिए भाजपा की आलोचना की थी, साथ ही चुनाव आयोग ने से कार्रवाई करने की मांग की थी। नेक्स्ट, लव जिहाद को सख्ती से रोकेंगे, बनेगा प्रभावी कानून, योगी। जी हाँ दोस्तों, योगी लव जिहाद को सख्ती से रोकेंगे और बनाएंगे एक प्रभावी कानून। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा, इलाहाबाद कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सिर्फ शादी के लिए हम धर्म परिवर्तन वैध नहीं, यहाँ सरकार इसके लिए प्रभावी कानून बनाएगी। ना वे पहचान छिपाकर बहन बेटियों को परेशान करने वालों का अब नाम सत्य होगा। ऑपरेशन शक्ति। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन शक्ति के जरिए ही बहन बेटियों की सुरक्षा व सम्मान की रक्षा होगी। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को चुनावी सभाओं के दौरान महिला सुरक्षा, राम मंदिर और नौकरियों के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। मल्हनी में भाजपा प्रत्याशी मनोज सिंह के समर्थन में आयोजित सभा में उन्होंने कहा, लोग राम मंदिर निर्माण की तारीख के पूछते हैं, हमने उसका भी निराकरण करते हुए निर्माण शुरू करा दिए। उधर देवरिया में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी के समर्थन में बोलते हुए योगी ने कहा, सपा सरकार में नौकरियों की नीलामी होती थी। सरकार में बैठे अधिकारी लोग नौकरियां झोले में लेकर निकलते थे, अब पूरी पारदर्शिता से नौकरी दी जा रही है। यदि कोई नौकरी बस बेचने का दुस्साहस करता तो सरकार उसे जेल में ठूसने का कार्य करती। उन्होंने कहा, सपा की सहानुभूति गुंडों में माफियों के साथ है। माफिया 15 वर्षों तक सत्ता की सरपरस्ती में पले बड़े गरीबों व्यापारियों की संपत्ति कब्जा की। आज हम ऑपरेशन माफिया के तहत उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहे हैं। संपत्ति जब्त तो हो रही है तो सपा अध्यक्ष को बुरा लग रहा है। उन्हें विपक्ष पर प्रदेश में दंगा कराने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। योगी ने कहा, देवरिया व कुशीनगर चीनी
मिल बेचने वाले सपा और बसपा के लोग किस मुंह से वोट मांगने आते हैं? मोदी योगी ने होते तो नहीं लग पाता जय श्री राम का नारा। सोनभद्र देव मल्हनी में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी अध्यक्ष सोनभद्र देव सिंह ने कहा, देश में राज्य में योगी न होते तो जय श्री राम का नारा नहीं लग पाता। नेक्स्ट, मेडिकल कॉलेज के लिए 5 एकड़ की जमीन की अनिवार्यता खत्म कर दी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला बड़ा फैसला, कौशल विकास के लिए लैब अनिवार्य कर दी। 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए 530 की जगह 430 बेड की ज़रूरत है। हाँ दोस्तों, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने बेड की संख्या कम कर दी है। देश में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की राह आसान करते हुए नवगठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में उनसे संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम 5 एकड़ जमीन की बाध्यता खत्म कर दी है। साथ ही कौशल विकास प्रयोगशाला स्किल लैब का अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक तो न्यूनतम 5 एकड़ की ज़मीन की बाध्यता खत्म। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि विकास प्रयोगशाला स्किल लैब को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि एनएमसी ने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में एमबीबीएस की वार्षिक सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव करने वाले मेडिकल कॉलेजों पर लागू अनिवार्यताओं के विस्तृत नियम, वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश नियमों के लिए न्यूनतम आवश्यकता 2020 जारी की है। संक्रमण काल में पहले से सभी कॉलेजों पर वर्तमान अधिसूचना के पूर्व नियम लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक 100 सीटों वाले कॉलेजों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेड्स की संख्या 530 से घटाकर 430 कर दी गई, जबकि 200 सीट वाले कॉलेजों के लिए बेड्स की संख्या 930 से घटाकर 830 कर दी गई। शिक्षण अस्पताल के विभिन्न विभागों में आवश्यक बेड्स को छात्रों के हर साल प्रवेश क्लिनिकल स्पेशलिटी में बिताए जाने वाले शिक्षण के समय अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रशिक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम चिकित्सीय सामग्री के मुताबिक तर्कसंगत बनाए गए हैं। एमआईसी की जगह आयोग। वर्तमान मेडिकल कॉलेजों पर भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई के नियम न्यूनतम मानव आवश्यकता 1999 लागू होते हैं, लेकिन विवादों में घिरने के बाद केंद्र सरकार ने एमसीआई को भंग कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एमसीआई भारतीय चिकित्सा परिषद को केंद्र सरकार ने भंग कर दिया और देश में मेडिकल शिक्षा की शुरुआत सुधारने के लिए उसके स्थान पर 25 जून 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया। इसलिए अहम है ये नियम। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव की बड़ी वजह डॉक्टरों की कमी है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज की सीमित संख्या को जिम्मेदार माना जाए। नए नियमों के लागू होने से नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का मार्ग सुगम होगा, जिससे आगामी कुछ वर्षों में निश्चित तौर पर देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। शिक्षा की जरूरत। छात्रों के लिए काउंसलिंग सेवाओं को अनिवार्यता बनाया गया, जिससे उन्हें दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। शिक्षण संस्थाओं को युक्तिसंगत बनाने से बढ़ेगी प्रशिक्षण की गुणवत्ता। सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 2 नए शैक्षणिक विभाग अनिवार्य, इमरजेंसी मेडिसिन विभाग और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन विभाग। पुस्तकालयों के लिए जगह की अनिवार्यता घटेगी, जिससे नए मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर बड़ी अड़चनें दूर होगी। 2 भूखंडों पर मेडिकल खोलने की छूट से बड़े शहरों और बड़े क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोलना होगा आसान। नए नियमों में विजिटिंग फैकल्टी का भी प्रावधान। क्या है विजिटिंग फैकल्टी, इसके बारे में जानते हैं। नए नियमों के तहत शिक्षण संकाय में मानव संसाधन को भी युक्तिसंगत बनाया गया। प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के मकसद से शिक्षकों की न्यूनतम निर्धारित संख्या से ऊपर अतिथि शिक्षकों को विजिटिंग फैकल्टी का प्रावधान किए गए। अतिथि शिक्षकों को विजिटिंग फैकल्टी का प्रावधान किए गए। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और उससे संबंधित शिक्षण अस्पताल जरूरत और मरीजों की संख्या के आधार पर अनुमतिक रूप से अतिरिक्त बेड्स, बुनियादी ढांचे, शिक्षक और अन्य मानव संसाधन उपलब्ध कराएंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की दशा सुधारने की दिशा में तमाम कदम उठाए हैं। विभिन्न चिकित्सकीय विद्यालयों की स्थापना को सरकार ने प्राथमिकता में रखा, जिससे देशवासियों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। 2 भूखंडों पर भी बन सकेगा मेडिकल कॉलेज परिसर। जी हाँ दोस्तों, नए नियमों के मुताबिक टायर 1 एवं टायर 2 शहरों, पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों और अधिसूचित आदिवासी इलाकों में परिसर 2 भूखंडों पर भी बनाया जा सकता है। पहले भूखंड पर शिक्षण अस्पताल और दूसरे
पर मेडिकल कॉलेज व छात्रावास बनाया जाएगा। अगर मेडिकल कॉलेज परिसर एक से अधिक भूखंडों पर फैला है तो इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर अथवा यात्रा के समय के लिहाज से 30 मिनट से कम होनी चाहिए। जहां सरकारी जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के लिए शिक्षण अस्पताल के रूप में, वहां जिला अस्पताल के सभी घटक भले ही वे 2 अलग अलग भूखंडों पर स्थित हो, सम्मत शिक्षण अस्पताल के रूप में माने जाएंगे। इसके लिए शर्त यह है कि मुख्य जिला अस्पताल में कम से कम 300 बेड हो, जबकि पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में यह शर्त कितनी है, 250। यह भी इम्पोर्टेंट है, 300 बेड और 250 बेड। कौशल विकास प्रयोगशाला के लिए भूमि मानक थे। नए नियमों के मुताबिक हर मेडिकल संस्थान में कौशल विकास के लिए प्रयोगशाला होगी, जहां छात्र अपने शिक्षण के दौरान अभ्यास कर सकेंगे और खास विधियां में अपने कौशल को विकसित कर सकें। कौशल विकास प्रयोगशाला विकसित करने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक मेडिकल संस्थान में छात्रों को एक ऐसा माहौल उपलब्ध होगा जहां वे किसी चिंता खतरे के बिना प्रैक्टिस कर सकें। दूसरे शब्दों में उन्हें ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ पर्याप्त तैयारी और निगरानी के बिना मरीज की चिकित्सा को लेकर उत्पन्न होने वाले खतरों को कम किया जा सके। कौशल विकास प्रयोगशाला के लिए भूमि संबंधी जो मानक तय गए हैं उनके तहत 150 MBBS छात्रों के लिए इसका क्षेत्रफल कम से कम 600 वर्ग मीटर होना है, जबकि 200 से 250 MBBS छात्रों के लिए यह आवश्यकता 800 वर्ग मीटर की। इसमें ऐसे ट्रेनर होंगे जो MBBS छात्रों के अध्ययन संबंधी आवश्यकता कौशल विकास में योगदान देने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट, मोदी बोले आराम और प्रचार की चाह में छोड़ राष्ट्र हित में निर्णय ले IAS। जी हाँ दोस्तों, IAS अफसरों को नया संदेश दिया मोदी सरकार ने। क्या दिया आइए जानते हैं। प्रशिक्षु अफसरों को दिया मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मंत्र। मिनिमम सरकार और शासन, मैक्सिमम शासन का मंत्र दिया है। PM बोले कैरियर के अगले 25 साल अहम, करना होगा अतिरिक्त कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को आराम, शोहरत और प्रचार का मोह छोड़कर अतिरिक्त कार्य करने के साथ राष्ट्र हित में निर्णय लेने की सलाह दी है। उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मंत्र देते हुए अधिकारियों से अपनी अलग पहचान बनाने का भी सुझाव दिया। सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में श्रद्धांजलि समारोह के बाद प्रधानमंत्री प्रशिक्षु अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर उन्होंने कहा कि आज देश जिस नोड पर खड़ा है वहाँ आप जैसा अधिकारी का कार्य कम से कम शासन से ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम देने का है। ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि आम जनता सशक्त हो और उसके जीवन में प्रशासन का हस्तक्षेप कम से कम हो। उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि IAS अधिकारी जो भी निर्णय ले वे राष्ट्र हित में हो, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करते हो और संविधान की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिए गए हों। हो सकता है कि आपका अधिकार क्षेत्र छोटा हो, लेकिन आप जो भी फैसला करो उनमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए। कोई सरकार सिर्फ नीतियों से नहीं चलती, जिन लोगों के लिए नीतियां बन रही हैं उन्हें भी इसमें शामिल करने की ज़रूरत है। इसके लिए जरूरी है कि अधिकारी गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर। उन्होंने कहा वह अपने कैरियर में 2 तरह के रास्ते पाएंगे, एक में नाम, शोहरत और आराम होगी तो दूसरे में संघर्ष, कठिनाई और समस्या होगी। लेकिन मेरा तजुर्बा है कि जब आप सरल रास्ता चुनते हैं तभी वास्तविक कठिनाई से आपका पाला पड़ता है। देश की आज़ादी के 75वें साल में जो प्रशिक्षु अधिकारी अपना कैरियर शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए अगले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है। जब देश अपनी आज़ादी का 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तब आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर होंगे। उस समय के प्रशासनिक तंत्र में आप हिस्सा होंगे। अगले 25 साल आपको अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। देश की सुरक्षा को पूरा ध्यान रखने के साथ आपको गरीब, किसानों, महिला, नौजवानों के कल्याण पर ध्यान देना होगा ताकि वैश्विक स्तर पर भारत को उचित स्थान मिले। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल प्रशासनिक अधिकारियों को स्टील फ्रेम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरदार पटेल प्रशासनिक अधिकारियों को स्टील फ्रेम की संज्ञा दी है। स्टील फ्रेम का सिर्फ सिस्टम को मजबूती देना नहीं बल्कि ये भी बताना है कि वे बड़े संकट और कठिनाइयों में भी देश को आगे ले जा सकता है। राष्ट्र निर्माण और देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य आसान नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों को जीवन आसान बनाएंगे तब देश के लिए उसके परिणाम देखने के काबिल होंगे। उन्होंने IAS अधिकारियों को सलाह दी कि प्रचार प्रसार से दूर गुमनाम रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने दिखास और छपा मीडिया से दिखने की चाह से बचने के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। उन्हें आत्मनिर्भर के सपने का पूरा करने पर काम करना होगा। सरदार पटेल का सपना एक भारत श्रेष्ठ का था। हमने उनके सपने को आत्मनिर्भर भारत से संबंध किया। कोरोना काल में हमने आत्मनिर्भर होने का बड़ा सबक सीखा। आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ने का ही परिणाम है आज हम रक्षा उत्पादन निर्यात करें। उन्होंने कहा सरकार मानव संसाधन और आधुनिक तौर तरीके सिखाने पर बहुत जोर दे रही है।
नेक्स्ट, झारखंड भी ला सकता है कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, झारखंड और केंद्र सरकार के बीच लगातार तल्ख हो रहे रिश्तों से संघीय ढांचे के कसबल ढीले होते दिखाई दे रहे हैं। अब राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार को कई मसलों पर चुनौती देने का मन बना लिया है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने के बकाया की राशि समय पर नहीं मिलने और राज्य सरकार को विश्वास में लिए बगैर केंद्र सरकार डीवीसी की बकाया राशि झारखंड के खाते से वसूल लेने के बाद से ये खटास और बढ़ गई है। पंजाब में भले ही केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ और समांतर लाए गए बिलों को राज्यपाल के साथ किसानों ने भी नामंजूर कर दिया, लेकिन झारखंड में भी पंजाब और राजस्थान की तर्ज पर केंद्र के कृषि बिल को निष्प्रभावी बनाने की सुगबुगाहट तेज है। माना जा रहा है कि दुमका बेरमो उपचुनाव के बाद विशेष सत्र का आयोजन कर सरकार यहाँ भी पंजाब और राजस्थान जैसे नए बिल ला सकती। सरकार के सहयोगी दल कांग्रेस ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। उधर आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड का मामला भी गर्म है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड के लिए प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की बात कही। ऐसे में विशेष सत्र के बहाने राजनीतिक हित साधने की सत्ताधारी दल की तैयारी पुख्ता है। सरना धर्म कोड सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा है, तो केंद्रीय कृषि कानून को निष्प्रभावी करने की पहल करना सहयोगी दल कांग्रेस का। विशेष सत्र के दौरान दोनों सत्ताधारी दल गेंद केंद्र के पाले में डालने के साथ साथ अपनी अपनी पार्टियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। संवैधानिक अड़चनों के बावजूद खेला जा रहा है दाव। कृषि बिल को निष्प्रभावी कर नई बिल लाने की बात हो या सरना धर्म कोड को लागू करने का मामला, इस राम में संवैधानिक अड़चन है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी इससे रांची से दिल्ली तक कई पायदान से गुजरना होगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना ऐसे कानून लागू भी नहीं किए जा सकते। जामुमो इससे अनजान नहीं है, फिर भी राजनीतिक कसरत चल रही है। सरना कार्ड का प्रस्ताव पास कर आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करने का संदेश देने की कोशिश की। वह कृषि कानून के मुद्दे पर केंद्र को घेरने की तैयारी। इस कानून को निष्प्रभावी करना कांग्रेस का एजेंडा, जिस पर अमल के लिए कांग्रेस आलाकमान की ओर से भी दबाव बनाया गया। एमएसपी पर खरीदारी का प्रावधान विधेयक में नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर कांग्रेस कर रही है विरोध। आज पारित होंगे बिल। पंजाब के बाद राजस्थान विधानसभा में भी शनिवार को केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ संशोधन विधेयक पेश किए गए। सोमवार को ये विधेयक बहस के बाद पारित हो गए। इसी बीच एक अहम बात सामने आई कि केंद्रीय कृषि कानूनों के जिस प्रावधान के खिलाफ कांग्रेस ने सबसे अधिक विरोध किया, उसका ही राजस्थान के विधेयक में प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने केंद्रीय कृषि कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदारी का प्रावधान शामिल करने की मांग की थी, लेकिन ये प्रावधान उसके बिल में भी नहीं है। राजस्थान में केवल संविदा खेती में ही एमएसपी का प्रावधान है, मंडी में एमएसपी का प्रावधान नहीं। उधर मांस अनिवार्य करने के लिए भी विधानसभा में विधेयक पेश किया गया। सामान्य किसान द्वारा मंडी या अन्य जगह उपज बेचने पर एमएसपी का प्रावधान कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 में नहीं किया गया है। हालांकि इसमें किसानों के उत्पादन पर 3 से 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। करार के बाद भी उपज नहीं खरीदना और 3 दिन में उपज का भुगतान नहीं करना किसानों का उत्पीड़न माना जाएगा। राज्य के कृषि विशेषज्ञ अधिकारियों के अनुसार एमएसपी के निर्धारण से लेकर उपज की खरीदारी तक का काम केंद्र सरकार की ओर से होता है, इसलिए कि सरकार ने राज्य के बिल में एमएसपी पर खरीदारी को अनिवार्य नहीं किया है। गौरतलब है कि पंजाब में धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीदारी अनिवार्य की गई है। किसानों को गुमराह कर रहे हैं गहलोत। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में विधेयक लेकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। केंद्रीय कानूनों को राज्य को लागू करना होता है, उनके खिलाफ विधेयक लाना बेईमानी है। ये विधेयक संसद में पेश हैं। कौन कौन से विधेयक है? कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करारा राजस्थान संशोधन बिल 2020, आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक बिल 2020। नेक्स्ट, एलएसी को एक तरफा बदलने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं।
चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की यथास्थिति को एकतरफा बदलने की उसकी किसी भी कोशिशों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए ये जरूरी है कि दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का निष्ठा के साथ सम्मान किया जाए। ऑल इंडिया रेडियो पर शनिवार को प्रसिद्ध सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान में विदेश मंत्री S जयशंकर ने ये बात कही। जयशंकर ने कहा कि सीमाई इलाकों में शांति और स्थिरता भारत और चीन के विस्तारित सहयोग के लिए आधार प्रदान करते हैं, परंतु महामारी के सामने आने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में गंभीर तनाव पैदा हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का निश्चित तौर पर पूरी निष्ठा के साथ सम्मान किया जाना चाहिए। जहां तक वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात है तो यथास्थिति में एक तरफा बदलाव की कोई भी कोशिश अस्वीकार्य है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 5 महीने से तनाव बना हुआ ये स्थिति और बिगड़ती ही जा रही है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत होगी, लेकिन तनाव को कम करने में अभी भी कोई सफलता नहीं मिली। सीमा पार आतंकवाद का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा, भारत इसके खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत उभरती विश्व व्यवस्था के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाते हुए अपने पड़ोसियों को महत्व देना जारी रखेगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में अगले 5 वर्षों में ख़त्म कर देंगे बेरोजगारी, सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, दिग्गज उद्योगपतियों के साथ रोजगार पर चर्चा के बाद उपराज्यपाल ने दिया आत्मविश्वास। सरकार ने 24,000 कनाल भूमि उद्योग व वाणिज्य विभाग को सौंपी। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में नई भूमि कानून लागू करने के 3 दिन बाद ही प्रदेश प्रशासन ने दूसरे राज्यों के उद्योगपतियों के लिए यहां आने के लिए रास्ते खोल दिए। सरकार ने उद्योग और वाणिज्य विभाग को 24,000 कनाल जमीन हस्तांतरित कर दी ताकि उद्योगपति यहां आकर इस क्षेत्र में निवेश कर सकें। यह नहीं, इतनी और जमीन वन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद अलग से अधिसूचित करने की भी तैयारी है। कुल 48,000 कनाल भूमि पर उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है। साल के अंत तक आ जाएगी नई औद्योगिक नीति। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इस समय नई औद्योगिक नीति भी बन रही है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इसे भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस औद्योगिक नीति का मुख्य मकसद व्यापार को सुगम बनाना ताकि दूसरे प्रदेशों के उद्योगपति अधिक से अधिक यहाँ पर निवेश कर सकें। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के बीच संपत्तियों और देनदारियों का बंटवारा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुनर्गठन कानून के तहत पूर्व जम्मू कश्मीर राज्यों की संपत्ति और देनदारियों को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच बांट दिया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन की धारा 84 और 85 में प्रावधान है कि पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की संपत्तियां और देनदारियों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच बांटा जाए। इन संपत्तियों, देनदारियों और अधिकारियों का बंटवारा करने के लिए सलाहकार कमेटी का गठन किया गया था। सेनानिवृत्त IAS अधिकारी संजय मित्रा की अध्यक्षता में सलाहकार कमेटी ने केंद्र गृह मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट सौंपी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रदेश सरकारों ने सलाहकार कमेटी की सिफारिश मांगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों सरकारों के साथ समझौते सलाह मशविरा किया और समझौते के अनुसार 28 अक्टूबर को आदेश जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सलाहकार कमेटी की सिफारिश को स्वीकार किया। अधिसूचना के अनुसार संपत्ति और देनदारी का बंटवारा 30 अक्टूबर से लागू माना जाएगा। नेक्स्ट, जी हाँ दोस्तों, लेह हिल काउंसिलिंग में भाजपा ने बनाई फिर सरकार। लेह स्वास्थ्य परिवर्तन विकास परिषद लेह हिल काउंसिलिंग में भाजपा ने सरकार बना ली। चुनाव में सर्वाधिक 15 सीटें जीतने के बाद भाजपा ने शनिवार को काउंसिलिंग का गठन कर लिया। लिंगछेट से चुने गए पार्टी के काउंसलर एडवोकेट तासी ग्यालसन को लेह काउंसिलिंग का मुख्य कार्यकारी काउंसलर CEC और सेरिंग अंगुचुक को उप मुख्य कार्यकारी काउंसलर नियुक्त किया गया। लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र में आयोजित समारोह में प्रमुख जिला सत्र व न्यायाधीश रणवीर सिंह जसरोटिया ने सभी नियुक्त काउंसलर को शपथ दिलाई। छठी लेह हिल काउंसिलिंग के गठन के लिए 22 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। 26 सीटों के लिए हुए इन चुनाव में भाजपा ने 15, कांग्रेस ने 9, 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थी। आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसका कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सका। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इन चुनावों से खुद को दूर रखा। ये लगातार दूसरी बार है जब भाजपा ने लेह हिल काउंसिल का गठन किया हो।
एडवोकेट तासी ग्यालसन को मुख्य कार्यकारी काउंसलर बनाया गया, जिसमें लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र में आयोजित समारोह में शपथ दिलाई गई। लेह की काउंसिलिंग में 26 में से 15 सीटों पर जीती भाजपा। पीडीपी छोड़ भाजपा में आए थे तासी। एडवोकेट तासी ग्यालसन पिछले साल ही पीडीपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। वर्तमान में वे भाजपा के लेह प्रधान भी हैं। तासी ने इस बार के चुनाव में लिंगछेट सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कुनचोक नोरोबो को 311 वोटों से रहे 4 सीटों के लिए होगा मनोनयन। भाजपा ने पिछली बार 26 में से 18 सीटें जीतकर पहली बार लेह में भगवा फहराया था। लेह काउंसिल में कुल 30 सीटें, इनमें 26 पर चुनाव करवाया जाता है। 4 सीटों पर प्रशासन द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चाबगार की राह में अमेरिकी अड़चन खत्म। 2+2 वार्ता में स्पष्ट हुई बात। परियोजना को लेकर अमेरिका की हरी झंडी। अमेरिका रुख में बदलाव के पीछे अफगानिस्तान को भारतीय मदद की भूमिका है। पिछले मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता ने चाबहार पोर्ट को विकसित करने की राह की अड़चनों को दूर कर दिया है। ईरान सहित चाबहार पोर्ट के विकास को भारतीय योजना अमेरिका की तरफ ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों से ठप पड़ गई थी। अब अमेरिका ने भारत को परियोजना आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। परियोजना से जुड़ी कंपनियों को किसी तरह के प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत चाबहार पोर्ट से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए फिर से ईरान के संपर्क में। दोनों देशों के बीच इस संदर्भ में जल्द ही विचार विमर्श शुरू होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय की तरफ से संकेत दिया गया है कि अमेरिका के रुख में बदलाव के पीछे अफगानिस्तान के विकास में भारतीय मदद की भूमिका अहम रही है। ईरान पर भारत व अमेरिका के बीच हुई बातचीत पर दैनिक जागरण के सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत अफगानिस्तान के लिए मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। अमेरिका इस बात की प्रशंसा करता है कि भारत वहां दीर्घकालीन विकास परियोजनाओं के तहत काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जिस मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की वह चाबहार से ही जुड़ा हुआ है। भारत चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान की सीमा जारंज शहर तक रेल मार्ग और उसके बाद दिलाराम शहर तक सड़क मार्ग से जोड़ने की मंशा रखता है। अमेरिका की अगुवाई में लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से इस परियोजना पर ग्रहण लग गया था। उल्लेखनीय है कि 2+2 वार्ता के अगले दिन ही विदेश मंत्री एस जयशंकर की मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों से बात हुई। इसमें भारत ने इन देशों को चाबहार पोर्ट से जोड़ने की योजना के बारे में बताया। संयुक्त बयान में भी बताया गया है कि चाबहार पोर्ट केंद्रीय एशिया के मार्केट से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण लिंक बनेगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से हरी झंडी मिलने की संभावनाओं को देखते हुए ही सितंबर के पहले पखवाड़े में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर ने तेहरान की यात्रा की थी। सनद रहे कि भारत व ईरान के द्विपक्षीय रिश्ते में अभी सिर्फ चाबहार का ही लिंक बचा हुआ है। 2019 तक भारत ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार देश होता, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से अब भारत ने उससे तेल लेना बंद कर दिया था। इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ा। ईरान की तरफ से कई बार कश्मीर के मुद्दे पर चुभने वाले बयान दिए गए थे। इसी साल जुलाई में मीडिया ने खबर दी थी कि चाबहार पोर्ट से भारत को बाहर करने की तैयारी। ऐसे में अब भारत ईरान से अपने रिश्तों को फिर से पटरी पर ला सकता है। नेक्स्ट, तकनीकी तक पहुंच के अभाव से पैदा हुई असमानताएं खत्म हो। प्रधान न्यायाधीश CJI SS बोबडे ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से अदालतों को ऑनलाइन काम करना पड़ता है, जिससे अनायास ही असमानता उत्पन्न हो गई। इसकी वजह यह है कि कुछ लोगों की पहुंच डिजिटल तकनीक तक नहीं है। साथ ही उन्हें इस बात पर गर्व है कि महामारी के दौरान भी देश की अदालतों ने अपना कामकाज जारी रखा। जस्टिस बोबडे यहाँ न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में न्यायिक कौशल ई-रिसोर्स सेंटर और महाराष्ट्र परिवहन विभाग के लिए वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे। न्याय कौशल सेंटर देश में पहला ई-रिसोर्स सेंटर है। जी हाँ दोस्तों, न्याय कौशल सेंटर देश में पहला ई-रिसोर्स सेंटर है जहां देश की किसी भी अदालत में मामले को ई-फाइलिंग करने की सुविधा प्रदान की गई है। तकनीकी की पहुंच के अभाव से पैदा हुई असमानताओं का जिक्र करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और अन्य सदस्यों ने मुझे बताया कि कुछ वकील इस हद तक प्रभावित हुए कि उन्हें सब्जियां तक बेचनी पड़ी और ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ अपना कैरियर और अपनी ज़िंदगी
ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि तकनीकी हर जगह उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने वाईफाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाली मोबाइल वैन शुरू की है, जिनका याचिकाकर्ता और वकील इस्तेमाल कर सकते हैं। CJI ने कहा, हम इन असमानताओं को ख़त्म करना होगा और मुझे लगता है कि हमारा अगला जोर इसी पर रहने जा रहा है। ये ई केंद्र, ये दोनों सुविधाएं जिनका हम उद्घाटन करें, इसी दिशा में उठाए गए कदम। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, जूनियर वकीलों का कहना है कि पहले वे काम कर पाते क्योंकि जब वे अदालत में पेश होते तो उन पर ध्यान दिया जाता, जो अदालत के ऑनलाइन काम करने से नहीं हो पाता। वर्चुअल सुनवाई में सिर्फ वरिष्ठ वकीलों को ही स्क्रीन पर देखा जा सकता है। केंद्र सरकार तमिलनाडु में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा। केंद्र सरकार तमिलनाडु में चल रहे जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। जल शक्ति मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि राज्य में इस परियोजना के तहत 1576 गाँवों में किए गए कार्यों की समीक्षा की आवश्यकता है। यहाँ एक भी पानी का कनेक्शन न देने की बात सामने आ रही है। राज्य में लगभग 126.89 लाख ग्रामीण परिवार है, जिनमें से 90.96 लाख घरों में पानी का कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है। केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत तमिलनाडु को 921.99 करोड़ रुपए आवंटित किए। गौरतलब है कि ये मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। गोवा अकेला ऐसा राज्य है जो इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। नई शिक्षा नीति से हासिल होंगे 21वीं सदी की शिक्षा के लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, जाने माने विज्ञानी के कस्तूरीरंगन ने शनिवार को कहा कि नई शिक्षा नीति NEP से देश में शिक्षा की एक नई व्यवस्था जन्म लेगी। इस व्यवस्था से भारतीय मूल्यों और लोकाचार को बनाए रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरीरंगन उस समिति के चेयरमैन थे जिसने NEP का मसौदा तैयार किया था। वे कांचीपुरम स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की नई शिक्षा प्रणाली को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह न सिर्फ प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता से जुड़े बल्कि एक न्यायपूर्ण समतामूलक समाज का भी निर्माण करे। नई शिक्षा नीति एकीकृत और लचीला दृष्टिकोण तैयार करती है। NEP का मसौदा तैयार करने वाले प्रख्यात विज्ञानी ने कहा, भारतीय मूल्यों और लोकाचार भी बने रहें। विफलता के सही आकलन से मिली इसरो को सफलता। कस्तूरीरंगन ने कहा कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की विफलताओं के सही विश्लेषण और तकनीकी और गुणवत्ता कमियों को दूर करने से इसरो को मौजूदा पीढ़ी के PSLV व GSLV के प्रक्षेपण में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि पहले के 2 उन्नत उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV की असफलता से इसरो के वैज्ञानिकों में निराशा छा गई थी, लेकिन हमने निराशा को खुद पर प्रभावित नहीं होने दिया और सफलता के लिए संकल्प लिया। हमने प्रक्षेपण की विफलता के कारणों का गहराई से विश्लेषण किया, तकनीकी व गुणवत्ता संबंधी खामियों को दूर किया गया और उसके बाद के नतीजे सब सामने। इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स PSLV और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स GSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। धन्यवाद दोस्तों।